बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग आज दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं अपने थर्ड टेस्ट का। उसमें हम लोगों ने बात शुरू कर रखी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स की बात की थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी मेन प्रॉपर्टीज़, डिस्कवरीज और उनके फीचर्स, उनका बिहेवियर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्ज, या डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनसे रिलेटेड कुछ बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्ज, और ये डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी बात आप कर लें। अब होता ये है कि अगर हम रूटीन की बात करें तो किसी भी एक एटम में हमें पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल 3 हैं। किसी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कितने माने जाते हैं? वो हैं बच्चों 3 इन नंबर। वो 3 कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो 3 कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इनकी किसी एटम में कोई खास तादाद होती है। जो एटम की नेचर है वो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बदलने से बदल जाती है, लेकिन न्यूट्रॉन के बदलने से नेचर तो नहीं बदलती, लेकिन उसका मैस बदलने से उसके नए आइसोटोप्स जनरेट हो सकते हैं। अब हम लोग ना फर्ज करें कि हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट हो, तो हम यहां पर लिख दें लेट सपोज Z, और यहां पर मैं लिख दूं A। ये कोई सिंबल है Z, जिसे कि हम रूटीन में कहा करेंगे कि ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये जो है ये हुआ करेगा इसका एटॉमिक मैस। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है ये हुआ करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये हुआ करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो एटॉमिक मैस है ये क्या हुआ करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वो उसके एटॉमिक नंबर को देख के फौरन पता चल जाएंगे। और अगर हम लोग उसमें न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम लेना चाहेंगे तो ये ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हुआ करेगी। अदरवाइज इसको इसमें से सब्ट्रैक्शन करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ करेंगे ना हमारे इस सिंबल के मुताबिक, वो A-Z हुआ करेंगे। ठीक है, इस तर्ज के ना कुछ क्वेश्चन है। अब यहां से हम ये फैसला कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के कि कोई एटम न्यूट्रल है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो तो वो क्या हुआ करेगा? हमेशा न्यूट्रल, और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर प्रोटॉन्स की तादाद कम है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में तो उस स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन हमसे एग्जामिनर डिमांड करता रहा है, और 12 पेपर में ऐसे सवाल बन चुके हैं। मसलन ना एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मैचेस। ये किस तरह की स्टेटमेंट आपको दी गई है? डाटा क्या बनाया गया है कि आपको दिया गया आर्सेनिक एक एलिमेंट है, बताया जा रहा है कि उसमें प्रोटॉन 33 हैं, उसमें न्यूट्रॉन 42 हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स 30 हैं। हमें यहां न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा फोकस है इन दोनों पर। अब गौर ये करना है कि प्रोटॉन 33 है और इलेक्ट्रॉन 30 है, फर्क कितना आ रहा है? 3 का। इट मींस मैं यहीं से इवैल्यूएट कर लेता हूं रिजल्ट के गैलियम आर्सेनिक जो है इसके ऊपर +3 चार्ज है। ठीक है, फिर हमें जो है ना दूसरी स्पीशी पर आ जाए। प्रोटॉन 31 है, न्यूट्रॉन जितने भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 28। फिर डिफरेंस निकाल लो, 31 और 28 का कितना हो गया? फिर से 3 हो गया। और इस 3 डिफरेंस से फिर हमें क्या पता चला कि ये जो स्पीशी है इस पर भी +3 चार्ज है। तीसरे नंबर पर कैल्शियम है, 20, 20 एंड 20। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो ये न्यूट्रल है। अब आप यहां से ढूंढें कि वो कौन सी ऑप्शन है, तो वो यकीनन आपको कौन सी नजर आ रही होगी? अल्फा।
ये यूएचएस ने ना पास पेपर में क्वेश्चन एक साल में पूछा था, और ये इस कैलकुलेशन का टफ तरीन क्वेश्चन है। मतलब आप ये सोच लो कि जो मुश्किल तरीन बात आपसे एग्जामिनर कह सकता है ना, वो इस तरह का सवाल है कि जिसमें प्लस माइनस आपने करना है। फिर एक ये क्वेश्चन भी पास पेपर का ही लिखा गया यहां पर कि विच हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। अब यहां भी क्या सिचुएशन बन रही है कि आपने देखना है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बचाता है, क्योंकि नियॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हमने ये देखा कि सोडियम में टोटल 11 थे, मैग्नीशियम में टोटल 12 थे। तो जब इसको हमने मैच किया तो यहां से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेन इसमें 10 रह गए, +2 का मतलब इसमें भी 10 रह गए। तो ये किससे मैच कर गया, ये बच्चों नियॉन से मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन मेरे पास, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, यूएचएस का ही। और इसमें क्या कहा गया है आपको कि आप न्यूट्रॉन्स की तादाद बता दें इस स्पीशी में। अब यहां स्पीशी वेरी कर सकती है, कई XYZ भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब 66 में से 30 को निकालोगे तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। यहां पर आंसर ये बन रहा था। ठीक है, फिर न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या रखता है अपने अंदर, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। अब ये कितना का मुश्किल सवाल है कि न्यूक्लियस में कौन सी स्पीशीज होती हैं, और वो यहां कौन सी होंगी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहां पर बचे इस सोच में, फर्ज करो कि वो ना वैसे नन ऑफ दीज आता नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे कि ये 3 ऑप्शन डाल के यहां लिख दे नन ऑफ दीज, तो हम में से कई ऐसे इंटेलेक्चुअल होंगे जो वो सोचते रहेंगे कि नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो किताब में कभी पढ़ा था कि देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, और यहां तो सिर्फ 2 लिखे हुए हैं। बट रिमेंबर फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 ही हैं। वो जो मोर देन 100 की बात है उसका कोई लिंक हमारे इस लेवल पर सिलेबस से नहीं है, आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आप यही ज़हन में रखेंगे कि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये ना मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन बनाए, सैंपल से मुराद है कि ये पास पेपर से क्वेश्चन लिए गए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैलकुलेशन बेस का मतलब क्या है, कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, प्लस माइनस उनका आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था एक छोटा सा कंसर्न जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो गए। होप्स हो कि आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन, और स्टार्स वाली बुक में इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो कि आपने सॉल्व करने हैं, और यकीनन आप वो सॉल्व करने के बाद आपको इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं और हमारे पास बात शुरू हो रही है शेप्स ऑफ S, P एंड D ऑर्बिटल्स, या सब शेल्स कह लें। अब ना ये कहने को हम सोचते हैं, अगर हम बात करें जिसकी ज़्यादा आप में से तादाद भी और आदत भी है FSC वाली बुक की, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, ये टॉपिक आपको एक पेज का नज़र आएगा। लेकिन टेक्निकली इस टॉपिक का मतलब है कि आपको क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वांटम नंबर्स को रिवाइज कर देता हूँ इसके साथ साथ। इनडायरेक्टली आपको सारे क्वांटम नंबर्स याद होने चाहिए, उनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सी वैल्यूज़ क्या काम करती हैं, ताकि आप उसको फॉर फ्यूचर जो है ना ऑब्जर्व कर सको और उसको आप क्वेश्चंस की शक्ल में डील कर सको। तो यहाँ पर जो S ऑर्बिटल होता है ना, इसके लिए ये होता है स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल इन शेप होता है। इसका ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होता है जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो है ना इसकी वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन और उसकी न्यूक्लियस के गिर्द स्टेबिलिटी, इस तरह की इंफॉर्मेशन देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह कह लेंगे कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल है और इसकी जो साइज है, इसका ताल्लुक जो होता है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ लगा दिया जाता है। और मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ब्रीफ समरी आपके सामने बयान कर दी कि ये क्या है, ये n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स को जाहिर करती हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मकसद है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी न्यूक्लियस के गिर्द पोजीशन और उसकी स्टेबिलिटी, इस तरह के पैरामीटर्स की वजाहत करना। ठीक है, अब जो ये स्फेरिकल फॉर्म है इसको हम बोर्ड पर ड्रॉ जब भी करेंगे तो न्यूक्लियस के गिर्द अगर ये एक और ये दूसरा है, आप इसको 1s कहते हो तो ये 2s हो जाएगा। ये स्फेरिकल फॉर्म जाहिर है 3 डायमेंशन हम बोर्ड पर तो नहीं बना सकते एग्जैक्ट, तो हम उसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार था हमारे पास s के मुतल्लिक। इसी तरह से जो s सब शेल है ना, हम कहते हैं जी कि ये फर्दर सब डिवाइड नहीं होता। s के लिए दूसरा जो क्वांटम नंबर है जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू s के लिए 0 होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से लिखते हैं, इसके लिए s की एक वैल्यू होती है और वो 0 होती है। और ये वो पॉइंट है जिसको हम बड़ा इलेबोरेट कभी किया करते थे कि s सब शेल या s ऑर्बिटल कैन नेवर बी फर्दर सब डिवाइडेड, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज एक से ज्यादा होंगी, मतलब 3 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि उस सब शेल को हम 3, 5, 7 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तर्ज अमल आपने अपनाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये तरीकाकार हमारे पास आ रहा है इसके लिहाज से। अब अगली बात हमारे पास आएगी, इससे आगे बढ़ेंगे ना अगर हम लोग, तो हमारे पास कंसर्न आ जाएगा p ऑर्बिटल का। या p सब शेल बेहतर है कि लिख लें आप लोग। अब p सब शेल जो होता है ना, ये टर्म जो है प्रिंसिपल से आती है और इसका ताल्लुक एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं इसका ताल्लुक किसके साथ है? एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ है। ठीक है, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू स्मॉल l से लिखी जाती है और वो इसके लिए क्या होती है? 1 होती है। बेसिकली जो शेप्स हैं उसका ताल्लुक है ही एजीमुथल क्वांटम नंबर से, जो हम डिफाइन करते हैं कि जी एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप्स ऑफ सब शेल्स या ऑर्बिटल्स की वजाहत करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको इस सेंस में पढ़ रहे हैं कि हमें p सब शेल का पता है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए से इसकी वैल्यू ये पता चली है, और इसकी जो शेप लिखी जाती है फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर वो लिखी जाती है डम बेल शेप। ठीक है ना, वो हम क्या लिखते हैं? वो हम डम बेल शेप लिखते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके लिहाज से इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी बच्चों? वो डम बेल शेप आ जाएगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज आती है ना इसके लिए स्मॉल m की, वो 3 हैं। फॉर्मूला हम लगाते हैं 2l+1 का, तो इसके मुताबिक आंसर 3 आता है। वो 3 वैल्यूज हैं +1, 0, -1। और ये वैल्यूज कह रही हैं कि जो p सब शेल है इट इज 3-fold डीजनरेट और इट इज ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये अगर px को जाहिर करे, ये py को कर देगी और ये pz को कर देगी। यानी कि p सब शेल 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और वो 3 हिस्से 3 एक्सिस पर फैलते हैं। एक हिस्सा x एक्सिस में, दूसरा y एक्सिस में और तीसरा z एक्सिस में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सिचुएशन नजर आती है इस p सब शेल के लिहाज से। अब डम्बेल शेप जो होती है वो राइटिंग में हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और इसके एंगल्स आप वेरी करेंगे px, py एंड pz के। और 3 हिस्सों में डिवाइड इसको किसने किया है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, क्योंकि इसके लिए जो स्मॉल m है उसकी कितनी वैल्यूज हमने लिखी हैं? टोटल 3 वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज ये थी और उसके मुताबिक ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जी, ये तर्ज अमल हमें p सब शेल के मुतल्लिक मिल रहा है। अब यहां से ना एक क्वेश्चन आप बना सकते हो कि जो p सब शेल है वो कितने फोल्ड डीजनरेट है। सवाल आ जाता है जी कि p सब शेल इज डैश फोल्ड
डीजनरेट। और आंसर्स आपके पास लिखे हैं 3, 4, 5, 7। तो आपका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। और अगर P के बजाय S लिखा होता तो वो डीजनरेट नहीं है, और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, वो 0 वैल्यू लिखी जा रही है। ठीक है जी। ये दूसरा हमारे पास P सब शेल आ गया, जिसके लिए हमने इसके साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी डिस्कस किया। अब ना ये 3 क्वांटम नंबर आपको एक मिक्स से होते हुए लगेंगे, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। आप इनको अलग अलग करके भी देखना चाहें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल n से लिखते हैं और इसकी वैल्यूज नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से लिखते हैं, इसकी वैल्यूज 1 लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती हैं, और ये 0, 1, 2, 3 टोटल ये वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। ठीक, टोटल वैल्यूज क्या लिखी जा सकती हैं, स्मॉल l की 0, 1, 2 एंड 3, टोटल ये 4 वैल्यूज। सो ऑन लिखा जरूर जाता है, लेकिन एटम्स के लिए इसकी वैल्यू से बड़ी हमें नजर नहीं आएगी कभी भी अभी तक की साइंसेस में। तो इसलिए ना स्मॉल l की वैल्यू हम क्या लेंगे, वो मैक्सिमम यहां पर P के लिए उसकी वैल्यू क्या है, वो 1 है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो स्मॉल l है यही बेसिकली शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि स्मॉल l की वैल्यू 0 हो तो वो s को रिप्रेजेंट किया करेगा, और s जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल इन शेप है। स्मॉल l की वैल्यू 1 है तो P को जाहिर करेगा। जो डम्बेल शेप है, स्मॉल l की वैल्यू 2 हो जाए तो वो D को जाहिर करेगा, स्मॉल l की वैल्यू 3 हो जाए तो वो F को जाहिर करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर D सब शेल की बात कर लेना तो इसको भी एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही डील करना पड़ेगा। इसके लिए स्मॉल l की वैल्यू 2 हुआ करेगी, और इसकी जो शेप आएगी स्मॉल l के मुताबिक उसे हम कहा करेंगे कि इसकी जी कॉम्प्लिकेटेड शेप है। ठीक है ना, इसकी शेप ऑथेंटिक नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ऑथेंटिक ना होने से मुराद अब ये ले लें कि हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कह देते हैं। ठीक है, इसके जो वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्मॉल m की, वो आती हैं टोटल 5, और वो 5 हैं +2, +1, 0, -1, -2। ये टोटल जो 5 वैल्यूज हैं, इनसे ये साबित होता है कि d ऑर्बिटल क्या है, 5-फोल्ड डीजनरेट है। जैसे ये क्वेश्चन बना ना, p की जगह पर d लिख दें तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने डी सब शेल की बात की है। अब इनमें से जो डी सब शेल है उसके लिए ना ये जो 0 वैल्यू है, इसमें एक ऐसी शेप है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं कि ये डम्बेल शेप कहलाती है विद कॉलर। बाकी जो चारों हैं ये ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस है और उनकी 4-4 लोब्स हैं। ठीक है, इन चारों की जो ये +1, +2 या -1, -2 वाले हैं, इनकी 4-4 लोब्स हैं। वाहद ये एक ऐसा है जिसकी 2 लूब्स हैं और विद कॉलर हैं। इसकी शेप बाकी डी के मुकाबले में डिफरेंट होती है, और इन 5 को मतलब इसकी शेप किसी एक की अगर आप ड्रॉ करो ना तो इस तरह की शेप बनेगी। अब ये जो अरेंजमेंट बन रही है ना, ये इन चारों की है, 4 ये और 5वां ये, कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा लिखेंगे इनको तो ये बनेगा डी ऑर्बिटल। तो चूंकि ये 3 डायमेंशनल है और इसी पैटर्न पर होगा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कहता है कि ये एग्जैक्ट इसकी शेप डिफाइन नहीं होती, तो हम इसको क्या कह देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप कह देते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप्स पे आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जामिनर इसकी आपसे डिमांड कर लेगा। अब ना एक टर्म पेपर में भी आई हुई है, और वो क्या है, वो कहता है जी कि नोडल प्लेन is the region where probability of finding electron is क्या है। ऑप्शन लिखी जाती हैं जी मैक्सिमम, या बी ऑप्शन में लिखा जाता है मिनिमम, सी ऑप्शन में लिखा जाता है 0, डी ऑप्शन में लिख देते हैं
इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चों? 0। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0% होते हैं। जैसे ये हमने बनाया ना 1s और 2s, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s में होंगे या 2s में होंगे, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने का कोई चांस नहीं है। तो ये रीजन क्या कहलाएगा? ये रीजन नोडल प्लेन कहलाएगा। तो आप px py के लिहाज से ये भी ऑब्जर्व करते रहेंगे कि नोडल प्लेन कितने हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका इससे वास्ता पड़ सकता है। फिर ना एक क्वेश्चन और आप अगर सोचोगे जी और कैसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं इन ऑर्बिटल या इन बातों से, तो जैसे मैंने अभी बात की ऑर्बिटल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देते हैं। और ऑप्शंस में S, P, D और F ये लिखी हुई है। तो आंसर हम किसको लगाएंगे बच्चों? S को, क्योंकि हमने वाज़िया किया है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S ऐसा है जिसकी एक ही वैल्यू आती है और इसे हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से भी आप इसकी बात करेंगे। फिर ये वाला जो है ना, ये भी सवाल बन सकता है कि ऑर्बिटल्स हैविंग 2 लूप्स विद कॉलर इज नोन एज, या उसका नाम क्या है। मसलन आपको क्वेश्चन बना, ये मैं इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन बाद में उसको रिमूव करते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 2 लूप्स विद कॉलर, और नाम आपके पास क्या आते हैं? dxy, dyz, dxz एंड dx² y²। तो ये इसका आंसर बनेगा dx² y²। बाकी सबके 4 लूप हैं, ये वहाद ऐसा के 2 लूप्स होते हैं और साथ इस पे कॉलर मौजूद होता है। ठीक जी, तो ये इस तरह की कुछ कैटेगरीज आप सोच सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप अपने माइंड में ला सकते हैं कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिवीजन या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में से किस तरह के सवालों से वास्ता पड़ सकता है और हमें इन टॉपिक्स को किस एंगल से हैंडल करना है। ठीक है बच्चों, अब अगली बात हम कुछ करने जा रहे हैं क्विकली, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बड़े क्वेश्चन, और सिर्फ यहीं पर इसका किरदार नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक आपको सेकंड ईयर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी मिलने वाला है। तो इसलिए बेहतर है किसी एक जगह पर इस पर टाइम लगा लें अच्छा, और इसको सॉल्व कर लें, तो यकीनन आपको ट्रांजिशन एलिमेंट या जहां जहां पर भी इसका क्वेश्चन एग्जामिनर क्लिक करेगा, आप इसको ट्रबल फील नहीं करेंगे सॉल्व करते हुए। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तकसीम है कि इलेक्ट्रॉन को आपने फैलाना है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द आपने डिवाइड करना है, तो कैसे करना है? ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी सोडियम के गिर्द 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के गिर्द 12 इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम के गिर्द 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, क्या सारे एक ही जगह पर है? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से डील करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली बात आएगी बच्चों नंबर ऑफ शेल्स। कुछ लॉज हैं जो कि हमें प्रैक्टिस से पहले डिफाइन करने और रिमाइंड करने बड़े जरूरी हैं। ठीक है, हम उन लॉज के ऊपर पहले फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अदरवाइज नहीं होती इसकी और ना सॉल्व होंगे आपसे। नंबर ऑफ शेल्स
या कह लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। कैलकुलेट करने हो तो फॉर्मूला आता है 2n²। अगर n की वैल्यू 1 लिखते हो, k शेल है, आंसर 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2l है तो आंसर 8 आ जाएगा। 3 के लिए m शेल है तो आंसर 18 हो जाएगा। n शेल है तो इसका आंसर 32 एंड सो ऑन। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड रहता है अप टू 4 शेल्स। और यूएचएस ने जब भी क्वेश्चन किया है वो कभी चौथे मदार से आगे नहीं गया, 4th शेल से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं जी कि अगर इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना चाहें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला 4th शेल से आगे जाके खत्म हो जाएगा। क्योंकि 4th से आगे आप 5th, 6th, 7th जिस मर्जी शेल में जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 ही रहते हैं, वो नहीं बदलते। तो आप इस फॉर्मूले से फायदा ले सकते हो सिर्फ कहां तक, 4th शेल तक। फिर उसके बाद अगली बात हमारे पास आती है, जब शेल्स में हम चले जाते हैं तो क्वांटम नंबर्स में सिखा चुके होते हैं कि शेल में होते हैं सब शेल्स, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। हमें देखना पड़ता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे तो पहले तो हम सोचेंगे कि शेल में कहां पर हैं, शेल के बाद हम कहेंगे कि सब शेल में कहां पर हैं, सब शेल के बाद हमारे पास सवाल आएगा कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं। तो हमें ये सारी बातें यहां पर जो है ना वो एक्सप्लोर करनी है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ शेल्स के बाद अगली बात करें अगर, तो वो हमारे पास एक आता है आफ्बा रूल, जो ये कहता है कि इन सब शेल्स इलेक्ट्रॉन्स should be placed in increasing order of energy। ये रूल है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां रखने हैं जिसकी एनर्जी कम है और बाद में वहां रखने हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना, हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। इतनी बात करके आफ्बा रूल गया। अब आफ्बा रूल को अप्लाई करने के लिए कि ये बात के पता लगाएं कि किस सब शेल की एनर्जी लो है, किस सब शेल की एनर्जी हाई है, हमें एक नए रूल पे जाना पड़ता है जिसका नाम है n+l रूल। ठीक है, अब मैं n+l रूल को यहां पर कैलकुलेशन के अंदाज में बयान कर देता हूं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि n+l की वैल्यू अगर n = 1 है तो ये k शेल होता है और उसमें 1s होता है। तो उसके लिए n+l की वैल्यू आ जाएगी n1 l0 = 1। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इसका, स्मॉल n की वैल्यू कोफिशिएंट है और स्मॉल l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। तो सिर्फ दोनों को ऐड करना है आपने। अगर आप n = 2 लिखें, l शेल होता है, इसमें आ जाएगा 2s और फिर इसमें क्या आ जाएगा 2p। तो 2s के लिए कोफिशिएंट 2 + 0 तो आंसर क्या होगा 2, और 2p के लिए 2 + 1 तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से अगर n = 3 हो तो ये क्या होगा m शेल, इसमें होगा 3s 3p और 3d। तो उसके लिए 3s मतलब 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5। ठीक है, सिर्फ एक मैं आगे और लिखता हूं यहां पर n = 4 होना तो इसमें होना है 4s 4p एंड सो ऑन। लेकिन मैं सिर्फ 4s के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 + 0 = 4। अब यहां से मैं रूल डिफाइन करूंगा। रूल के हैं 2 हिस्से। रूल का पहला हिस्सा ये कहता है कि जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। आप बड़े सादा अल्फाज में ये कहोगे कि यहां पर आंसर छोटा है तो 1s एनर्जी में सबसे लो है, फिर उससे बड़ा आंसर अगला आया 2s का, तो 2s एनर्जी में 1s के मुकाबले में उससे हाई है। फिर आंसर 3 आया, लेकिन 3 आगे टाई हो गया, 2 3 आ गए हैं। जब 2 इक्वल वैल्यूज आएंगी तो देन आपको क्या करना है, आपको रूल का दूसरा हिस्सा लगाना है। दूसरा हिस्सा रूल का सिर्फ उस खास कंडीशन में एक्टिव होगा जब ये 2 वैल्यूज सेम आएंगी, उससे पहले एक्टिव नहीं होगा। पहले वो पहले वाली बात पे आप चलते जाएंगे कि जी इसका वैल्यू कम तो एनर्जी लो हो गई 1s की, फिर एनर्जी हाई होगी 2s की, फिर उसके बाद 2p। लेकिन 2p के आगे 3s लिखना है कि नहीं लिखना, ये कंट्राडिक्शन है।
तो हम यहाँ पर रूल का दूसरा हिस्सा जो सोचेंगे वो ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ रखेंगे, मतलब लो एनर्जी किसकी होगी, जिसके n की वैल्यू छोटी होगी। ये बात कब दुरुस्त होनी है, जब ये सिचुएशन पैदा हुई होनी है, ठीक है। मतलब जब दो वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी फिर आप देखोगे कि 2p या 3s, तो 2p का 2 छोटा है 3s के इस 3 से, तो हम कहेंगे कि 2p की एनर्जी क्या है, वो लो है किसके मुकाबले में, 3s के मुकाबले में, ठीक है। तो ये तर्ज अमल आपके पास आना है इस लिहाज से, इस एंगल से। जी बच्चों बात समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस n+l रूल को फॉलो करते करते जब आप टोटल 7-8 मदारों तक फैला देते हो तो अल्टीमेटली आपके पास वही वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है जो आप बनाते रहे हो, s ps ps dps dps f dps f dps। वो आपने कोई टेक्निक याद रखी होगी, वो स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, यहाँ से स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, या जैसी भी टेक्निक से आपने इसको याद रखा। इसकी नंबरिंग करेंगे आप, s को स्टार्ट करोगे 1 से, 1 2 3, सिर्फ s के नंबर लगाएंगे, 4 5 6 7 8। 2 से स्टार्ट करोगे 2 3 4 5 6 7, और सिर्फ p के नंबर लगाओगे 2 से स्टार्ट करके। 3 से स्टार्ट करोगे और सिर्फ d के नंबर लगाओगे, यानी कि 3 4 5 एंड 6, और 4 से स्टार्ट करके आप सिर्फ और सिर्फ f के नंबर्स लगाओगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम हमने क्या रखा है कि ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको एक और तरह से भी हम अपनी प्रैक्टिस में लाते रहे हैं। आप लोग ना इसको इस तरह लिखते थे कि पहले आपने लिखा 1s, फिर लिखा 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। इस तरह से इसको लिखोगे और इस तरह से आप इस पे लाइनें ड्रॉ करते जाओगे, और इसके आगे क्या होगा, 5s 5p 5d, और तो ये लाइन इस तरह। जब आप ये इस तरह आगे 7वें शेल तक इसको एक्सटेंड करते जाओ तो आपको अंदाजा होगा कि यही वाली कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से ऐसे चलना होगा, 1s फिर इधर से इधर को 2s, मतलब 1s के बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d, ये मतलब इसी तरतीब को आप ड्रॉ करते जाओगे। इस तरह से आप याद रख सकें या उस तरह याद रख सकें, जैसे भी आपको इजी लगे आप इसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन को डील करेंगे, ठीक है जी। तो बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिवीजन आई है। अभी हमारे पास बाकी हैं कुछ रूल्स फर्दर, और वो जो फर्दर रूल्स हैं उनसे क्या मुराद है कि वो कौन से रूल्स हैं। उसमें हमारे पास अभी n+l रूल के बाद आएगा, एक आना है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहेगा ये रूल जो है ना, ये अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये रूल किसके लिए है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए है। अब जो स्पिन मोशन है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर में इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रूल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन, या इसको इस तरह कह लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, या इस तरह कह लें कि 2 ऑर्बिटल्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल्स कैन नेवर हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, या सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स, कि जो एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। या इस बात को इस तरह कह लें कि एक ऑर्बिटल में पड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। इस तर्ज अमल पे आप लोग इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को शो करेंगे। हमें कॉन्फ़िगरेशन में इससे वास्ता पड़ता रहेगा। समटाइम ऐसा क्वेश्चन होता है
कि जी आप ये बताएं कि कहाँ पर ये रूल डेविएट कर रहा है या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन गलत है या दुरुस्त है, और वहाँ पर इस तरह के एरोज़ को देखकर हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अब ये जो एरोज़ हैं मैंने आपको बताया कि ये फोर्थ क्वांटम नंबर जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं उससे रिलेटेड होता है, और ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी शेल के गिर्द वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं। जी बच्चों ठीक हो गया, ये बात हमारे पास आ गई अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमारे पास बचा है एक होम्स रूल, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, और इससे रिलेटेड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ 2 टॉपिक मजीद बचे हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें वाइंड अप करेंगे। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इतना हिस्सा अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा, फिर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं और फिर आप अगली कोई बात करेंगे कि आपके पास कैसा ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में होगी।